दे रहे हैं। एक सवाल यहां और भी है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक भारत ने सैंपल टेस्ट करने की अपनी क्षमता में विस्तार जरूर किया है, लेकिन उस टेस्ट का रिजल्ट आने में कितना समय लग रहा है? क्या जो टेस्ट रिजल्ट 7-8 घंटे में आने चाहिए उतने ही समय में आ रहे हैं, या फिर रिजल्ट आने में 24 घंटे 36 घंटे के समय लग रहे हैं? ये सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल के भाषण में टेस्ट लैब की संख्या जरूर बताई, मगर सैंपल टेस्ट करने के बारे में एक शब्द नहीं कहा। 15 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत भर में 2,74,599 सैंपल टेस्ट हुए। 8 अप्रैल तक 1,27,919 सैंपल टेस्ट हुए थे। एक हफ्ते में 1,46,680 सैंपल टेस्ट हुए। हर दिन का औसत अब 20,000 से अधिक टेस्ट का हो गया है। तालाबंदी और टेस्ट, पूरी दुनिया के सामने यही दो हथियार हैं कोरोना से लड़ने के। दक्षिण कोरिया ने तालाबंदी की जगह टेस्ट का रास्ता अपनाया और उससे जुड़ी रणनीतियों का रास्ता अपनाया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया, इसकी सूचना की पारदर्शिता से और समय रहते एक्शन लेने से दक्षिण कोरिया ने अपने यहां कोरोना के विस्तार को काबू में लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मॉडल को भी जर्मनी ने पीछे छोड़ दिया। जर्मनी अब 18 लाख टेस्ट कर चुका है। पर एक और देश है जिसकी बात करनी चाहिए, वो है ताइवान। ताइवान चीन के बगल का देश है और शुरू में कहा गया कि चाइना के बाद, चीन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला देश अगर कोई होगा तो ताइवान होगा, लेकिन ताइवान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताइवान ने तालाबंदी नहीं की और ताइवान ने बहुत ज्यादा टेस्ट भी नहीं किए। तो ताइवान ने ऐसा क्या किया कि अभी तक वहां पर मरने वालों की संख्या दोहरे अंक में भी नहीं पहुंची है और संक्रमित मरीजों की संख्या 400 भी नहीं पहुंची है। तो 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने ऐसा क्या कर दिखाया कि उसने कोरोना को बगैर तालाबंदी और बगैर बहुत ज्यादा टेस्ट के काबू में कर लिया। ताइवान के 8.5 लाख लोग चीन में रहते हैं। इसकी राजधानी ताइपेई से वुहान के बीच हफ्ते में दर्जनों उड़ानें थीं। जैसे ही 31 दिसंबर को वुहान में संक्रमण फैलने की खबर आई, ताइवान ने चीन से आने वाली उड़ानों को सीमित कर दिया। तब तक कोरोना का नाम कोविड-19 भी नहीं पड़ा था, अज्ञात विषाणु कहा जाता था। ताइवान ने चीन से आने वाले हर नागरिक की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा। 2003 के सार्स के अनुभवों से सीखकर ताइवान ने नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर बनाया है, जिसे 20 जनवरी को ही सक्रिय कर दिया गया। उसके तहत सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर को एक्टिव कर दिया गया और ताइवान तेजी से फैसले लेने लगा। सारा मंत्रिमंडल एक साथ मिलकर एक तरह की नीतियां बनाने लगा और लागू करने लगा। ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री इस कमांड सेंटर का नेतृत्व संभालने लगे। सारी सीमाओं को सील कर दिया गया और नियमित प्रेस ब्रीफिंग होने लगी। चीन के फैलाए गए फेक न्यूज से लड़ने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। 10 फरवरी को जब ताइवान में 16 मामले ही सामने आए और चीन में 31,000, तभी ताइवान ने चीन से जुड़ी सभी उड़ानें रद्द कर दी। चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में भेजा जाने लगा। उस वक्त भारत में ट्रंप की रैली की तैयारी हो रही थी और मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी। मीडिया अहमदाबाद में जाकर ट्रंप के पोस्टर और स्टेडियम दिखा रहा था। भारत के टीवी चैनलों पर कोरोना अंतर्राष्ट्रीय खबर होने के बाद भी मामूली खबर थी। ताइवान के डिजिटल मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हर जरूरी डेटा को एक दूसरे से जोड़ दिया। बीमा कंपनियों से विदेशों से आने वाले और विदेश यात्रा करने वालों का डेटा लिया गया और वीजा विभाग से जानकारी ली गई। 18 फरवरी से ही तमाम जानकारियां अस्पताल से लेकर क्लिनिक और दवा की दुकानों को उपलब्ध करा दी गई, ताकि जो भी मरीज जाए उसकी यात्राओं का इतिहास सबके पास पहले से मौजूद रहे। ऐसे लोगों के शरीर का तापमान लिया जाने लगा और क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा। आमतौर पर सरकारें ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल नागरिकों पर नियंत्रण करने के लिए करती हैं, मगर ताइवान ने इस मामले में अपनी जनता का विश्वास हासिल किया है। वहां सरकार ऐसा सिर्फ आपदा के समय ही कर सकती है।
लोगों को फोन पर अलर्ट जाने लगा कि किस इलाके में जाना ठीक रहेगा और कहां पर मास्क मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार ने निर्यात बंद कर अपने स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया। जनवरी बीतते बीतते ताइवान के पास 4.5 करोड़ सर्जिकल मास्क हो गए, 2 करोड़ N95 मास्क और 1000 नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम बना लिए गए। ये खास तरह का कमरा होता है जो हवा का दबाव इतना कम रखता है कि प्रदूषित हवा, संक्रमित हवा बाहर निकल जाती है। जल्दी ही ताइवान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि ताइवान एक दिन में 1 करोड़ मास्क बना सकता है। ये तुलना करने के लिए नहीं है, लेकिन देखने के लिए है, सीखने के लिए है कि दुनिया के बाकी देशों ने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में क्या एक्शन लिया और इससे उनकी लड़ाई कितनी बेहतर हुई। ताइवान को लेकर हमने जितनी भी वेबसाइट पर आर्टिकल या लेख या रिपोर्टिंग पढ़ी है, उसमें 4 चीजें कॉमन थी। सब में एक बात आ रही थी कि डेमोक्रेसी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी, यानी लोकतंत्र, विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक, इन 4 के दम पर ताइवान ने कोरोना को काबू में किया। ताइवान में पढ़े लिखे लोगों को भी चुनने की परंपरा है। वहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं, PhD हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं ताइवान के वो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, महामारी के विशेषज्ञ कहा जाता है उन्हें। इन सब चीज़ों को भी हमें जानना चाहिए। इसके संदर्भ में अगर भारत भले ये दावा करे कि उसके यहाँ कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार कम है, तो उन दावों पर ज़रा ध्यान से गौर भी करना चाहिए। और अगर भारत ये कहे कि उसने अपनी तैयारी समय के साथ या समय से पहले शुरू की, तो इन दावों पर और गौर से देखना चाहिए कि इनमें कितनी सच्चाई है।